हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, जो कि संपूर्ण प्राचीन भारत के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ये 4th वीडियो है, इसकी 4th सीरीज़ है। 100 मार्क्स की सीरीज़ थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ चल रही है आपकी, हर एग्ज़ाम के लिए है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से आते हैं हिस्ट्री पोर्शन में। तो वो मैंने आज 100 क्वेश्चन आज लास्ट वीडियो आपको दे रही हूँ एंसेंट हिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन तक आपको प्रोवाइड कराए हैं। 61 में पूछ रहा है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बसव, ए, या बी गोरखनाथ, या सी कुशिक, या डी लकुलीश। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी लकुलीश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए मल्हार, बी मथुरा, सी नानाघाट, या डी विदिशा। तो बच्चों, विष्णु की प्राचीनतम जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो हुई है आपकी डी विदिशा से। इसका सही आंसर है। ऐसे भी आ सकता है, जो विष्णु भगवान की प्राचीनतम प्रतिमा है वो किस जगह से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, कौन से राज्य में किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये विदिशा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? जो विज्ञानवाद की व्याख्याता की है, जिसने व्याख्या की है, वो कौन है? ए आर्यदेव, बी चंद्रकीर्ति, या सी नागार्जुन, डी वसुबंधु। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी नागार्जुन। 63 का सही आंसर है सी नागार्जुन। इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो आप, नागार्जुन विज्ञान और ना दोनों में आ रहा है, तो इसको एक तरीके से एक कोल रिलेट भी कर सकते हो शब्द से। तो जो नागार्जुन थे उन्होंने विज्ञानवाद की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, या कहाँ से मिला है, या किस जगह से मिला है? क्वेश्चन हर तरीके से घुमा के वो देते हैं। तो भारत में भागवत धर्म का, जो आज की भागवत हम पढ़ते हैं, आज का जो भागवत धर्म हम सुनते हैं, उस धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय परिणाम कहाँ से मिला है? जो प्रमाण होते हैं, जो कि हमें ऐतिहासिक प्रमाण जब हमें प्राप्त होते हैं, तो उसकी डेट का, जो उसका सन, उसकी जो मिट्टी है, या जो उस जगह पर सामान मिलते हैं, तो उनसे प्रमाण हम आइडिया लगाते हैं। तो ए घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख, बी होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, या सी नानाघाट का अभिलेख, या डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ अभिलेख। इनमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज़ करना है। अगर किसी बच्चे से मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चों को पता है, तो वो मेरे कमेंट में लिख सकता है अपना आंसर। तो इससे हमें भी पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका सही आंसर है बच्चों 64 का आंसर है बच्चों बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है। जो सबसे पहला जो वहाँ से हमें जानकारी मिली है वो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से मिली है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछ रहा है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस स्थान से मिलता है, या कहाँ से मिलता है? ए विनय पिटक, बी सुत पिटक, या सी अधिधम पिटक, या डी अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्मों को, बौद्ध जो संघ थे, उनका जो आचरण था, उनके जो नियम थे, उसका जो संकलन है वो मिलता है ए विनय पिटक से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको मतलब आप ये सोचो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी, तो ये हमने सीरीज़ दी है आपको एंसेंट हिस्ट्री की, इसके बाद आपकी 2 सीरीज़ और आएंगी। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का पूरा पोर्शन हम इन 300 क्वेश्चंस में
करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार आप हमसे पढ़ें, हमारी वीडियो देखें और एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। हमने 6 to 12 तक की बुक्स ली हैं, और भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अदर बुक्स हमने ली हैं जहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है। 66 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहे हैं कि जो बौद्ध शब्दावली है में जो धर्म चक्र परिवर्तन है, जो धर्म चक्र वर्ड है, उससे क्या निर्देशित होता है। ए, जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बी, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति, या सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश, डी, चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म, जो चक्रवर्ती राजा थे उनका व्यक्तिगत धर्म। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर है ए, जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास। इन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास किया है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन जो निर्देशित करता है, या इस शब्द से जो निर्देशित होता है वो होता है जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, यानी ये विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है। ए, जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति, या सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश, या डी, चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है आपका। बच्चों आप अपने भी जवाब हमें आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ आप अपने देखें कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपको कितना भी याद हो चुका है, कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 66 का सही आंसर है सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश। जो धर्म चक्र परिवर्तन शब्द है इसका मतलब है बुद्ध का प्रथम उपदेश, यानी जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो बहुत सारे बच्चे तो ये जो शब्द आया है अवस्थित, वो समझ ही नहीं पाते कि वो पूछ क्या रहा है। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्थित है तो उनको लगता है कि हाँ पूछा है कि है कहाँ पर है, लेकिन अवस्थित का मतलब है कि कहाँ पर है। भुवनेश्वर उड़ीसा, ए, बी, बीजापुर, सी, कोलकाता, या डी, श्रवणबेलगोला। इन चारों में से कहाँ पर लिंगराज मंदिर है। आप ऐसे करके इसको याद करो। तो इसका सही आंसर है बच्चों भुवनेश्वर उड़ीसा। ए इसका सही आंसर है। भुवनेश्वर ना आए तो उड़ीसा आ सकता है इसमें शब्द, तो उड़ीसा भी वहीं पर है। वो भुवनेश्वर में जो जगह है, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर जगह है वहाँ पर है ये। तो मेनली उड़ीसा ही सीधा सीधा आता है, भुवनेश्वर बहुत कम नाम आता है, लेकिन हमने डाला है क्योंकि जिस जगह पर है वहाँ का नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, एलोरा में गुफाएँ और शैलकृत मंदिर हैं। ए, बौद्धों के, बी, बौद्ध एवं जैनों के, सी, हिंदू और जैनों के, डी, हिंदू, बौद्ध एवं जैनों के। इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, हिंदू, बौद्ध एवं जैन। तीनों धर्मों की शैलकृत मंदिर हैं, यानी जो गुफाओं के अंदर जो फ़ोटो मिली हैं वो तीनों धर्मों के मिले हैं, हिंदुओं के भी, बौद्धों के भी और जैनों के भी। बौद्ध और जैन उसी समय धर्म चल रहा था। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है। तो इन तीनों, क्योंकि इनके बाद ये दोनों धर्म आए थे, बौद्ध और हिंदू धर्म के बाद बौद्ध और जैन धर्म आया, तो इन तीनों ही धर्मों का वहाँ पर शैलकृत जो कृतियाँ हैं, जो फ़ोटो बने हुए हैं, तीनों धर्मों के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, 69 क्वेश्चन नंबर, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। ए, द्रविड़ शैली में, बी, पर्शियन शैली में, सी, ग्रीक रोमन शैली में, या डी, आर्य शैली में। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, ग्रीक रोमन शैली में। एकदम आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जैसे, अगर आपको सही से नहीं याद होता कि जैसे द्रविड़ शैली भी यहीं की है, आर्य शैली भी, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रीक और रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है गांधार कला में बुद्ध को। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रीक और रोमन शैली में। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। तृतीय
न प्रथम पूछा है न द्वितीय पूछा है। अब आप क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो, जब एग्ज़ाम रूम में बैठे रहते हो तो आपको यही नहीं पता होता कि वो कौन सा सम्मेलन पूछ रहा है, और आपके दिमाग में क्लिक करता अच्छा वो सम्मेलन, तो फट से आप या तो ए में लगा देते हो कि प्रथम में या बी में। तो आपको ध्यान से देखना है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन पूछ रहा है या प्रथम बौद्ध सम्मेलन पूछ रहा है या द्वितीय बौद्ध सम्मेलन पूछ रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव एक एक वर्ड के होते हैं, हमें आंसर आते हुए भी हम वहाँ कंफ्यूज होते हैं और गलत गोले लगा कर आते हैं। तो गलत ना लगाएं और ठीक से ध्यान से पढ़ें, इसलिए मैं बार बार कई बार रिपीट करती हूँ ताकि आपका माइंड अगर कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो आप याद कर सको, अच्छा मैम की वीडियो में पढ़ा था तो वहाँ पे तो ये वाला आंसर सही है। तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था राजगृह ए, बी वैशाली, सी कुंडलवन या डी पाटलिपुत्र। तो बच्चों इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में, डी इसका सही आंसर है, डी पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था या संगति हुई थी, इसको संगति भी बोला जाता है, तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन नंबर 71, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या, कौन सा शास्त्र है या कौन सी बुक है। आप ये सोचें कि ये बुकों के नाम हैं। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी राजतरंगिणी या डी पुराण। इन चारों में से सही आंसर बच्चों 71 का जो सही आंसर है वो है इंडिका। इंडिका क्या है, यह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का, जो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन थी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, उन सब के बारे में जो ग्रंथ में लिखा हुआ, इंडिका ग्रंथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है। तो मैं तो क्या लगा रही हूँ लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ए अशोक का रुमनदेही स्तंभलेख, बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या डी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो बच्चों इसका सही आंसर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, यानी सी इसका सही आंसर है। जो मौर्य की उनकी जल व्यवस्था कैसी थी, जल संसाधन की व्यवस्था कैसी थी, उसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अभिलेख कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े पत्थर के बनाए जाते थे, उन पर सारी चीज़ें लिखी जाती थी। तो उस अभिलेख पर, ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख पर लिखा हुआ है कि मौर्य काल की जल व्यवस्था या जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी पूरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, मेगास्थनीज ने लिखी, ए दिव्यावदान, बी राजतरंगिणी, सी इंडिका या डी अर्थशास्त्र। जो मेगास्थनीज था उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही आंसर है बच्चों इंडिका, सी इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। और ये एलटी ग्रेड 2016 में जब पेपर हुआ था तो उसमें इसमें से 70% क्वेश्चन आए थे। तो इतना मतलब इतने अच्छे नोट्स हैं ये बच्चों, आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे क्योंकि इतनी सारी बुकों से हमने ये नोट्स तैयार कराए हैं। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य, सी उपगुप्त या डी तुषारक। जो इन चारों में से सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य था इनका प्रधानमंत्री, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही बनाया था राजा। तो ये ध्यान रखना, अभी सीरियल में भी आते रहते हैं आजकल क्वेश्चन, थोड़े इजी हो गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। और ये भी पूछा जा सकता है चाणक्य ने किसको प्रधानमंत्री बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ए कलिंग युद्ध से, बी उपगुप्त के उपदेश से या सी मैगलीपुत्र, जो मोगलीपुत्र भी लिखा जाता है, मोगलीपुत्र के उपदेश से या डी
तीर्थाटन से। तो इसका सही आंसर है बच्चों, क्योंकि अशोक का हृदय परिवर्तन होता है एक युद्ध के बाद, जिस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं और ये देखता है कि चारों तरफ खून खराबा और बहुत लोग मतलब मर चुके हैं, किसी का भाई किसी की बहन, तो वो इतना आहत होता है इस युद्ध से। और इस युद्ध के बाद उसने वो बिल्कुल ही बौद्ध धर्म अपना लेता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो कलिंग का ये युद्ध था जो बौद्ध जो बौद्ध बनने के लिए हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, वो होता है कलिंग युद्ध से। तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध से होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये पॉइंट आएंगे उसमें, ऑप्शन आएंगे। तो बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो खून खराबे से या इतनी मारकाट से या इतने लोगों के मरने की वजह से बहुत आहत हो गया था। तो जो राजा अशोक थे, जो हृदय सम्राट कहा जाता है जिनको, उन्होंने कलिंग युद्ध से, अब उस कलिंग युद्ध होने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और युद्ध त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सांची के स्तूप में किसकी अस्थि हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि हैं। ए बुद्ध की, बी देवदत्त की, सी सारी पुत्र के एवं ये उसको बोला जाता है मोदगलायन की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। या ये भी आ सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं की जगह उपरोक्त में से सभी। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए बच्चों। सांची के स्तूप में अस्थियां हैं देवदत्त की, जो देवदत्त थे उनकी इसमें देवदत्त की सांची के स्तूप में अस्थियां किसकी हैं, देवदत्त की। आपको एकदम से लगेगा कि जैसे बौद्ध की बात हो रही है, तो नहीं, देवदत्त की उसमें अस्थियां रखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मेगास्थनीज का आगमन हुआ था। ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, या सी कनिष्क, या डी हर्ष। अब ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, आगमन हुआ था तो के काल में क्यों नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जो, यहाँ तक कि अब तो CTET में भी नहीं आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट। तो जो 77 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है मेगास्थनीज जो था का आगमन, यानी वो कब आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या कनिष्क के समय में, या हर्ष के समय में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। 78 क्वेश्चन नंबर, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन, सी कुमारगुप्त, या डी स्कंदगुप्त। तो बच्चों इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है। ए जेम्स प्रिंसेप, बी कनिंघम, सी विलियम जोन्स, या डी जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए जेम्स प्रिंसेप जो था उसको जो अभिलेख जो थे वो पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। उत्तरापथ, तोसली, अवंती, पाटलिपुत्र, या प्राचीन तक्षशिला, जो कलिंग, उज्जैनी, इनको आपस में मैच करना है। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी यानी बी। कैसे कि पहले का थर्ड आएगा उत्तरापथ तक्षशिला, दूसरे का फोर्थ आएगा अवंती उज्जैनी, तीसरे का 1 आएगा यानी सी का 1 तोसली, और डी का 2 आएगा यानी कि पाटलिपुत्र। अभी एक बार आप देख लेना मैंने किस तरीके से मैच किया है। तो ये 80 नंबर में जो मैच हो रहा है, अब ये आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 4 4 दूनी 8, फिर इसको उल्टा कर लो, या ये खाली एक क्वेश्चन भी आ सकता है अलग अलग से। तो इसी एक सूची में आपको कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है एक जो उत्तरापथ का है वो है आपका 3 तक्षशिला, या दूसरे का है आपका 4 उज्जैनी, और थर्ड का है आपका सी प्राचीन का जो तोसली, और कलिंग का है आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 का है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। सांची का स्तूप, बी गिरनार का जूनागढ़, सी लुम्बिनी, या डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी गिरनार का जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82,
किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? ए कुषाण, बी मौर्य, सी हिंद यवन या डी गुप्त। 82 का सी है आपका बच्चों, हिंद यवनों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 83, रोम बस्ती कहाँ मिली है? ए कालीबंगा, बी आरिकामेडु या सी रंगपुर या डी सतारा। तो इसका सही आंसर है रोम बस्ती मिली है आपकी अरिकामेडु से। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कनिष्क का राजवैद्य था? चाणक्य, बी कुजुल, सी चरक या डी सुश्रुत। जो कनिष्क का राजवैद्य था वो थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? ए आजीवक, बी बौद्ध या सी महायान, डी हीनयान। तो सही आंसर है इसका बच्चों, कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये इसका सही आंसर है बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कनिष्क ने ए कलिंग विजय की, बी अनेक हिंदू मंदिर बनवाए या सी विक्रम संवत प्रारंभ किए या डी अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। तो इसका सही आंसर है बच्चों, कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। जो अंतिम बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, श्रवणबेलगोला गोतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य या बी खारवेल ने या सी अमोघ वर्ष ने या डी चामुंडा राय ने। तो इसका सही आंसर है चामुंडा राय ने। जो सही आंसर है इसका, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडा राय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न गुप्त राजाओं में किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजाओं की बात हो रही है तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। देखो वो मौर्य गुप्त जो थे वो बिल्कुल अलग थे। अब ये जो गुप्त आए हैं ये दूसरे गुप्त हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इन चारों गुप्तों के बारे में बात की जा रही है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, उनके साथ मौर्य लगेगा, हमेशा याद रखना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके साथ मौर्य लगेगा, और जो चंद्रगुप्त हैं इनके साथ ये अन्य राजा हैं, दूसरे राजा हैं, तो इनके साथ हमेशा प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगेगा, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर है बच्चों 88 का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। और इतनी जानकारी कोई भी नहीं देता बच्चों के मौर्य, सब चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्तों को एक ही मानते हैं और हमेशा इसके क्वेश्चन के आंसर गलत ही करके आते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा NCERT में पढ़ लेना, या अगर आपको मुझसे समझना है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें कि इन दोनों गुप्तों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है? कालिदास, हरिशेन, रवि कीर्ति या ये अज्ञात है। तो इसका सही आंसर है 89 का बी हरिशेन। हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि प्रथम जो पृथ्वी है धुरी पर घूमती है वो कौन थे? ए प्रद्युम्न, बी वाराहमिहिर, सी आर्यभट्ट या डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है 90 का सी आर्यभट्ट ने बताया था सर्वप्रथम कि जो ये पृथ्वी है वो धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गुप्त शासक, गायक और कवि है? फिर से उन्हीं गुप्तों के बारे में आया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है, पूछा जा रहा गायक और कवि दोनों हैं, ऐसा कौन सा गुप्त शासक था? तो इसका सही आंसर है बच्चों सी ए समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त है, जो गायक भी था और कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, किसे कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन किस राजा को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है ए समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 94, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ए आर्यभट्ट ने या भास्कर ने, वाराहमिहिर ने या कालिदास जी ने। तो इसका सही आंसर है बच्चों आर्यभट्ट ने किया था।
शून्य का आविष्कार। तो ये पूछा जाता है ना, जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो यानी शून्य, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों का आक्रमण होता है? कौन सा स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों का आक्रमण होता है? मथुरा भीतरी अभिलेख में या जूनागढ़ में, जो इसका उल्लेख मिला है सांची के स्तूप में? तो इसमें से सही आंसर है भीतरी अभिलेख में। इसको भीतर अभिलेख भी बोला जाता है। तो जो हुणों के आक्रमण का उल्लेख है वो भीतरी अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? ए हैंसोंग, बी फाहियान, सी मैगस्थनीज या डी मार्को पोलो? तो इसका सही आंसर है बच्चों ए हैंसोंग। जो हैंसोंग था उसने नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था राष्ट्रकूटों ने, बी प्रतिहारों ने या पाल ने या चालुक्यों ने? तो ये त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ था। तो ये किसने इसमें भाग नहीं लिया था? अगर आपने थोड़ी सी भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं, तो इसको कभी पढ़ाएंगे थ्योरेटिकली, या आप एक बार ज़रूर देखें उसमें आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें भाग जो नहीं लिया था वो थे चालुक्यों ने। चालुक्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों ने भाग लिया था, लेकिन चालुक्यों ने नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? क्वेश्चन नंबर 98, चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी द्वितीय भी आता है लिखा हुआ, बी अशोक के या सी हर्षवर्धन के या डी कनिष्क के? तो इनमें से सही आंसर है बच्चों हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट थे। बाणभट्ट जो थे वो किसके दरबारी थे? राजा हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन हुआ है? ए हर्ष शशांक युद्ध का, बी हर्ष पुलकेशिन फर्स्ट युद्ध का या सी हर्ष भास्कर वर्मा युद्ध का या डी हर्ष पुलकेशिन सेकंड युद्ध का? तो इसका सही आंसर है बच्चों जो ऐहोल अभिलेख में है उसका वर्णन हुआ है डी हर्ष पुलकेशिन सेकंड युद्ध का। जो वर्णन किस में है? ऐहोल अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 100 आज की लास्ट सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस काल में भूमिदान की जो प्रक्रिया थी वो तीव्र हुई थी? भूमिदान की, दान कई तरीके थे लेकिन यहाँ स्पेशली भूमिदान पूछा जा रहा है। सातवाहनों जब काल था या गुप्तोत्तर उत्काल था या गुप्त काल था या मौर्य काल था? तो इसमें कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, आप भी बता सकते हैं, आप लिखें कि ये कंपटीशन चल रहा है, हम प्राइज़ भी निकालेंगे अगर आप सही आंसर देते हैं। लकी ड्रॉ होगा कि जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे तो उसमें से लकी में से जिसका भी नाम आएगा उसको हम मैसेज करके उसी पे ही हम कमेंट बॉक्स में ही मैसेज करेंगे, वो अपना एड्रेस हमें दे सकता है तो हम उसको लकी ड्रॉ में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन सीरीज़ थी और सीरीज़ का आज लास्ट का क्वेश्चन है कि किस काल में भूमिदान की प्रतिक्रिया तीव्र हुई? तो सही आंसर है बी गुप्तोत्तर काल में। इसकी जो भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई थी यानी तेज़ हुई थी, यानी भूमिदान पंडितों को होने लगा था वो गुप्तोत्तर काल के में होने लगा था। तो बच्चों आज मैंने पढ़ाया आपको एंसेंट हिस्ट्री, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये नहीं कहते कि हमारा चैनल बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यकीन मानिए बच्चों कि वो आपके लिए इतने बेनिफिशियल नोट्स हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको शेयर कर दें, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो बिल्कुल पहुंच नहीं पाते, गांव में भी बच्चे होते हैं जिनके पास कोचिंग सेंटर नहीं है, तो उनको ये वीडियो मिल सकें और वो अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल की जो घंटी है उसको प्रेस कर दें, वो काली हो जाएगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।